कैसे है भाई सभी लोग। सेट नंबर 62 पर हम लोग आ गए हैं। आजकल गैप हो जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम पहले कंटिन्यू वीडियोस देती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के, आजकल गैप हो जा रहे हैं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है दूसरी क्लासेस का। तो हम प्रयास करते हैं कि हफ्ते में 2-3 सेट आपके लिए कर दें। उसी के तहत आज टाइम निकाल के आए हैं। कल छुट्टी मिली नहीं, संडे था, फिर भी बहुत सारी कोशिश की लेकिन टाइम नहीं मिला। तो जब टाइम मिल जाए तभी आपके लिए प्रयास करते हैं, कुछ हेल्प कर सकें आपकी, कुछ आपको सहायता कर सकें। एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 62 प्रैक्टिस मॉडर्न हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास पर। और क्रांतिकारी आंदोलन से ये क्वेश्चन है। क्रांतिकारी आंदोलन जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम पार्ट है। भारत को आज़ादी दिलाने में जितना योगदान गांधीवादी आंदोलन का था उतना ही योगदान क्रांतिकारी आंदोलन का भी था। बस अंतर इतना था, दोनों की मंजिल एक ही थी लेकिन रास्ते अलग थे। रास्ते इसलिए अलग थे कि जहां गांधीवादी आंदोलन जो है वो एक प्रकार से सहयोग के आधार पर, अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर आजादी की प्राप्ति की मांग कर रहे थे, तो क्रांतिकारी जो है बेहद कम समय में अंग्रेजों पर दबाव डालकर अगर उसमें हिंसा का भी प्रयोग करना पड़े तो उससे भी वो चूकते नहीं थे। और इन क्रांतिकारियों ने देश के अंदर और देश के बाहर तमाम ऐसे आंदोलन चलाए जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी की। ब्रिटिश सरकार को कम से कम ये संदेश तो दे दिया कि उनके लिए भारत में शासन करना अब उतना आसान नहीं रह गया। भारत में एक नया बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो चुका है, भारत की राष्ट्रीय चेतना का उदय हो चुका है। यह संदेश क्रांतिकारियों ने अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा दिया। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के आधार पर जो तमाम आंदोलन चलाए गए थे, इन क्रांतिकारियों के संगठन, इनके नाम, इनके द्वारा किए गए कार्य, इन्हीं से संबंधित आज के हमारे प्रश्न हैं। बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे, कहां कहां से और कैसे प्रश्न बनेंगे, व्याख्या के माध्यम से आपको ये सारी चीजें हम बताते रहेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? ठीक है, देखो यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें ज्यादातर प्रश्न कैसे होंगे कि जो संगठन है उनके नाम आपको याद में रखना है। जैसे क्रांतिकारियों द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे भारत की आजादी के लिए, वे आंदोलन किसी न किसी संगठन के माध्यम से चलाए गए थे, तो उन संगठनों का नाम आपको याद में रखना है। उन संगठनों की स्थापना किसने की, कब की और कहां की, यानी कि संगठन के नाम, क्रांतिकारी आंदोलन के संगठनों के नाम, उन आंदोलन को आरंभ करने वाले नेताओं के नाम या उस आंदोलन से जुड़े हुए तमाम क्रांतिकारियों के नाम, उसका जो समय है कब वो संगठन आरंभ किया गया और उसका स्थान कहां से आरंभ किया गया या उसका कार्यक्षेत्र क्या था। ये वो मुद्दे हैं जहां से अभी तक प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हम आने वाले प्रश्नों की तैयारी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है हमारा अभिनव भारत संस्था से है, तो अभिनव भारत संस्था को संगठित करने का कार्य इनमें से किसने किया था? संगठित करने का मतलब है स्थापना, इनकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये आपको बताना है। ए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, बी मदन लाल धींगरा, सी विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें हम वीडी सावरकर भी कहते हैं, और चौथा लाला हरदयाल। ये सभी किसी न किसी क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए थे, लेकिन अभिनव भारत से संबंधित जो नाम है उसका नाम आपको बताना है, तो वो नाम है वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर एक राष्ट्रवादी युवा क्रांतिकारी नेता के रूप में इन्होंने ब्रिटिश भारत में भारत की आजादी के लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो भूमिका निभाई है उसी में अभिनव भारत का नाम आता है। और इस अभिनव भारत के माध्यम की जो स्थापना है ये इन्होंने की थी, जिनका नाम था विनायक दामोदर राव। वास्तव में अभिनव भारत की स्थापना जो है ये 1904 में हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना की जो तारीख है 1904 में हुई है और स्थापना की सावरकर ने, लेकिन यह संस्था पहले एक दूसरे नाम से संगठित हो चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी, जिसका नाम था मित्र मेला। तो 1899 में मित्र मेला नाम से जिस संस्था की स्थापना नासिक में हुई थी, इस संस्था की स्थापना कहां हुई थी? नासिक में। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले भी सावरकर थे। अब ध्यान से समझिए, यहां से नए प्रश्न निकल के आएंगे। वीडी सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की और 1904 में इसी को
अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो अभिनव भारत की स्थापना का जब वर्ष पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1904, क्योंकि 1899 में जिस संस्था की स्थापना हुई थी वह मित्र मेला थी, ना कि अभिनव भारत। प्रश्न पूछा जाता है कि मित्र मेला भविष्य में किस नए नाम से जानी गई, या अभिनव भारत पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, इसलिए यह मित्र मेला का नाम यहां पर बताना जरूरी था। और यह जो अभिनव भारत है एक गुप्त संगठन था, ठीक है, ये गुप्त संगठन था और इसने पूरा जो एक तरह से महाराष्ट्र और नासिक के आसपास का एरिया था वहां पर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिनव भारत स्थापना, मित्र मेला स्थापना और नाम यहां से, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया हमारी स्क्रीन पर, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, यह प्रश्न पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है किसने किया ये तो बताएंगे ही आपको। तो कब किया गया पहले इसको देख लेते हैं। ए वर्ष 1908 में, बी वर्ष 1909 में, सी वर्ष 1907 में और डी वर्ष 1911 में। तो ये जो किंग्सफोर्ड है इसकी हत्या मुजफ्फरपुर में जो की गई या इसका प्रयास किया गया, ये किसने और कब किया था इसके बारे में जान लेते हैं। समय है 1908। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए 1908 में। तारीख थी 30 अप्रैल 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया और यह कार्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का ये जो प्रयास किया गया था इसकी तारीख थी 30 अप्रैल 1908। और ये जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। और खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न से संबंधित थे। आगे चलते हैं। देखो भाई सब लोग इंफॉर्मेशन जान लीजिए, बीच बीच में बता देते हैं बच्चों, इसलिए कि जो बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। जो टीजीटी और पीजीटी का मई और जून में एग्जाम होना है उसमें इतिहास का क्रैश कोर्स चल रहा है। दोपहर को 1 बजे से क्लास चलता है, 1 घंटे का क्लास होता है 1 से 2। और जो बच्चे अब इसमें जाके जुड़ेंगे तो उनके जो टॉपिक छूट गए हैं उन सब की रिकॉर्डिंग इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है, एक एक दिन का लेक्चर इसमें पड़ा हुआ है, तो आप पूरा इसको रिवाइज कर सकते हैं। और मात्र 65 दिन में संपूर्ण सिलेबस को रिवाइज करने का टारगेट रखा गया है। इस रिवीजन में पूरा पाषाण काल से लेकर आधुनिक भारत तक के अति महत्वपूर्ण विशेष तथ्य जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा होती है, उनके नोट्स दिए जाते हैं और वहां से संभावित प्रश्नों की मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं। इसको देखने और पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ऐसा बच्चों के एक्सपीरियंस से ही, उनके ओपिनियन से ही हम ये बात आपको कह रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी इस कोर्स से जुड़े हुए हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, जो छूट गए हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। मात्र 499 रुपीज में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारा जो साकेत सिविल सर्विसेज का जो ऐप है बस इसको ज्वाइन करना है। आगे की सारी जो प्रोसेस है वो आपको पता चल जाएंगी, या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं 9452141680 पर कॉल करके आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 94521411, ये नंबर देखो गड़बड़ हो गया बच्चों, फिर से लिख देती हूं मैं यहाँ पर 9452141680, ठीक है, 9452141680। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को जल्दी से परचेज कर लीजिए। अगर आप इतिहास विषय से मई और जून में होने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं सफलतापूर्वक, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूरे सिलेबस का एक रिवीजन कराया जा रहा है मात्र 65 लेक्चर में।
और 65 से ज्यादा भी समय मिलेगा ना और आपकी एग्जाम की डेट बची होगी तो हम इसको आगे तक ले जाके जाएंगे। और ये कोर्स ना 2 साल तक वैलिड है, 2 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा, तो आने वाले एग्जाम में भी आप उसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? यहां पर 2 चीजें जाननी है। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था, अरविंद घोष का संबंध क्या था इस केस से, और इनमें से किसने अपनी वकालत का प्रयोग करते हुए अरविंद घोष को दोषी होने के बावजूद भी बचाया अपनी चतुराई से। वो नाम आपको बताना है जिनकी वजह से अरविंद घोष इस मामले से बाल बाल बचे थे। ठीक है, चलते हैं। ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो प्रश्न कैसे घुमा घुमा करके बनाए जाते हैं, कहने को इतिहास का सिलेबस वही है लेकिन प्रश्नों की रूपरेखा बदल करके बार बार नए प्रश्न आपके सामने लाए जाते हैं, इसीलिए व्याख्या को पढ़ करके आप उनको हल कर सकते हैं। सही नाम है ए चित्तरंजन दास। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में बड़ी ही बुद्धिमानी से बचाव किया था। और अलीपुर षड्यंत्र केस का जो मामला था बच्चों, ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। 1908 में ये मामला हुआ था। और इस मामले में हुआ क्या था, इसमें अवैध हथियार रखने के आरोप में तमाम क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से एक थे अरविंद घोष और इनके भाई वारिंद्र घोष। तो अरविंद घोष और इनके भाई वारिंद्र घोष को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने, अवैध हथियार रखने के आरोप में। और ब्रिटिश सरकार आप जानते हैं क्रांतिकारियों को मृत्यु से नीचे सजा नहीं देती थी। तो यहां पर अन्य क्रांतिकारियों को तो लगभग 34 लोग गिरफ्तार हुए थे, इन दोनों के अलावा 34 लोग गिरफ्तार हुए थे। इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया और इनमें से 17 लोगों को सजा भी हुई, लेकिन चित्तरंजन दास के अथक प्रयास के बाद इन दोनों भाइयों को बचा लिया गया, अरविंद घोष और वारिंद्र घोष को, जबकि ये इस मामले के प्रत्यक्ष दोषी थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, CR दास के नाम से भी इनको जानते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति क्या थी? ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, और डी एक क्रांतिकारी संगठन था। तो अनुशीलन समिति के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अगर आपने अध्ययन किया होगा, आधुनिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ा होगा तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। देखो, किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए अपने विषय पर कमांड होना बहुत जरूरी होता है, और जब तक आप अपने सब्जेक्ट को एक बार विस्तार से नहीं पढ़ लेते तब तक उस पर कमांड होती नहीं है। क्रैश कोर्स तो रिवीजन कराता है बच्चों, लेकिन जो रेगुलर बैच होते हैं, ये रेगुलर बैच आपके पूरे सब्जेक्ट को तैयार कराते हैं, नर्सरी से लेकर के आगे ये जो पूरा अपर लेवल है यहां तक। इसलिए रेगुलर बैच भी हमारे यहाँ निरंतर चलते रहते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में जब जाएंगे तो अलग अलग कोर्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप विस्तार से जब पढ़ते तो आपने क्रांतिकारी आंदोलन अगर देखा होगा आधुनिक भारत में, तो क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण थे, और इसमें भी कुछ क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे थे जो देश के अंदर और कुछ ऐसे थे जो देश के बाहर से चलाए जा रहे थे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो अनुशीलन समिति के बारे में जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि अनुशीलन समिति इनमें से क्या है। प्रश्न बड़ा सरल है, उत्तर बहुत आसान है कि यह एक क्रांतिकारी संगठन है। लेकिन इतने से ही अपना काम नहीं चलने वाला, हमें इसके बारे में और विस्तार से जानना है, तभी तो इससे बनने वाले दूसरे प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, ये तो आप समझ चुके हैं। इसकी 3 ब्रांचेस थी। ठीक है, इस अनुशीलन समिति की 3 ब्रांचेस थी, 3 शाखाएं थी। एक थी मिदनापुर शाखा, एक थी ढाका शाखा और एक थी कलकत्ता। ठीक है, मिदनापुर, कलकत्ता और ढाका।
तीनों का ही संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। तीनों ही कहां पर है? पश्चिम बंगाल से। तो अलग अलग ब्रांच इन्होंने 3 स्थान पर सेटअप कर रखी थी। और ये इसमें से जो मिदनापुर शाखा है, इसकी स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा की गई थी, जबकि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना अक्टूबर 1906 में हुई थी। ठीक है। और कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। तो अगर हम इस तारीख को देखें तो कैसे कह सकते हैं बच्चों? मिदनापुर 1902, मिदनापुर 1902 में हुई। कलकत्ता जो शाखा थी इसकी अनुशीलन समिति, वो भी 1902 में स्थापित हुई है। और ये जो ढाका अनुशीलन समिति है, इस ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में हुई है। ठीक है। हालांकि तीनों संगठन एक ही नाम से जानी जाती थी, ये ब्रांच थी इनकी अलग अलग। ठीक है। और इस समिति के साथ, इस आंदोलन के साथ जो नाम जुड़े थे, किसके नाम जुड़े थे? जतीन्द्र नाथ बनर्जी। जतीन्द्र नाथ बनर्जी को बाघा जतिन भी कहा जाता है। इसके अलावा बारिंद्र नाथ घोष। ठीक है। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं बारिंद्र नाथ घोष, ये 2 नाम इस संस्था के साथ जुड़े हुए थे। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको हम बता दें, हमने अपने पिछले एपिसोड में जो कलकत्ता में जो एक प्रकार से देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए कलकत्ता में जो नव चेतना का विकास हुआ था, खास तौर से जब कलकत्ता में जो मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग था वह पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जब भारत वापस लौटा तो उन्होंने बंगाल के मध्यम वर्ग में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। इसके अलावा जो 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण आंदोलन थे, इनके द्वारा भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जब अंग्रेजों को इस बात का भय दिखाई दिया, डर गए अंग्रेज इस बात से कि जिस प्रकार से बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, उस राष्ट्रवाद का उदय अगर नहीं रोका गया तो बंगाल की यह चिंगारी पूरे देश में लग जाएगी और अंग्रेजों के लिए यहां शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के आरंभ होने के पीछे कहीं ना कहीं ये कारण जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो जब कलकत्ता में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों को अलग करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए, क्योंकि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने भारत में हिंदू और मुसलमानों की एकता को जान लिया था। ठीक है। तो उसके इसीलिए बांटो और शासन करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, इसको सफलतापूर्वक लागू करके अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया। तो बंगाल की राष्ट्रीय चेतना को, नव चेतना को दबाने के लिए जब बंगाल का विभाजन किया गया, वहां से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ और वहीं से राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि घरेलू उद्योग, देशी वस्तुओं का उपयोग, राष्ट्रवाद का उदय, इन सब का यहां से आरंभ हुआ और धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर तमाम क्रांतिकारी संस्थाओं का उदय होने लगा। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण है ना, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण वास्तव में माना जाता है कि जो गांधी का आंदोलन था, गांधी के आंदोलन में बार बार जो असफलता हाथ लगती थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जब क्रांतिकारी फिर से उद्वेलित हुए। देखो, प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण भारत में तब शुरू हुआ जब गांधी जी यहां नहीं थे, लेकिन गांधी जी के आगमन के बाद धीरे धीरे गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करना शुरू किया। तो भारत के क्रांतिकारियों में एक होप, एक विश्वास आया कि गांधी के नेतृत्व में उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन गांधीवाद और क्रांतिकारियों की विचारधारा में बहुत अंतर था। गांधी सत्याग्रह के द्वारा अहिंसक तरीके से अपनी बातें मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन आदि देते थे, लेकिन यहां पर क्रांतिकारियों का रास्ता दूसरा था। लेकिन गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो क्रांतिकारियों को एक विश्वास जगा कि हम गांधी जी के नेतृत्व में, क्योंकि काफी व्यापक रूप में यह आंदोलन था, पर चौरी चौरा कांड के बाद जब इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, उसके बाद जो भारत का नव राष्ट्रवाद था वो एक तरह से दिशाहीन हो गया
और दिशाहीन होने के बाद फिर वो भटक गया और इसी के बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। अब इन क्रांतिकारियों ने यह ठान लिया था कि गांधीवाद से देश आजाद होने वाला नहीं है, हमें अब एक अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। और क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम हमको दिखाई देते हैं। ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं ना, ये क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के प्रश्न हैं। ठीक है, आप तारीखों के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अनुशीलन समिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर हमने जान लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? किसे पंजाब का शेर या शेरे पंजाब कहा जाता था? ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय और डी ऊधम सिंह। तो इसमें लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था और इन्हें शेरे पंजाब कहने के पीछे कोई वजह रही होगी, उस वजह को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। ठीक है, देखो ये जो लाला लाजपत राय थे, ये पंजाब के एक बहुत ही प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे और मैंने पीछे बताया था कि कांग्रेस में विचारों के आधार पर जो फूट पड़ गई थी, तो उसमें नरम दल और गरम दल दो संगठन बन गए थे। तो गरम दल जो है ये क्रांतिकारी विचारों का समर्थक था। इसी गरम दल में जो तीन नाम आते हैं, लाल, पाल, बाल, उन्हीं में से ये लाला लाजपत राय थे। यानी कि ये गरम पंथी थे, ये परिवर्तनवादी थे, ये ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर डाल करके सत्ता परिवर्तन की बात करते थे और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता था और इनके जो कार्य थे, जो गतिविधियां थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्हें ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन में, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें इनका योगदान एक पत्रकार के रूप में, एक रचनाकार के रूप में, समाज सेवक के रूप में बहुत ही अद्भुत कार्य इन्होंने किया। और साइमन कमीशन का विरोध करते समय इन पर ब्रिटिश सरकार ने लाठियां बरसा दी, जिनमें घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु पर स्वयं गांधी जी शोक प्रकट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, भले ही ये क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी नेता थे, भले ही ये गर्म पंथ से विचार रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गांधीवादी नेता थे वो इनका विरोध या आलोचना करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। साइमन कमीशन का विरोध करने में इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। और जब लाला जी की मृत्यु हो गई, इसी के बाद भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश पैदा हुआ, जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ, जिसने जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसकी दिशा ही बदल दी थी। ठीक है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? ये वो समय था ना जब भारत में स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, लड़कियां थी, युवा थे, इन सब में बस एक ही आग लगी हुई थी, किसी तरह से भारत को आजाद कराना है। और इसके लिए ये अपनी जान की परवाह किए बिना बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों को, बड़े बड़े कर्मचारियों को निशाना बना दिया करते, जबकि मालूम था कि इनकी हत्या करने के बाद सीधे इनकी मृत्यु हो जानी है। लेकिन अपनी मृत्यु की परवाह किए बिना तमाम लड़कियों ने जो पढ़ती थी स्कूल कॉलेजेस में, उन्होंने ये सब काम, तो बहुत ही मतलब एक तरह से भारत को वर्तमान में जब आप इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारी देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, जिनके नाम भी शायद आम आदमी आज नहीं जानते हैं। तो करजन वायली की हत्या इनमें से किसने की, ये नाम आपको बताना है। ए मदन लाल ढींगरा, बी ऊधम सिंह, सी भगत सिंह, डी मनमथ नाथ। तो होप सो आपको इसका आंसर पता होगा। बहुत फेमस है ये करजन वायली, और करजन वायली की हत्या करने वाले थे मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कब की? 1 जुलाई 1909 में की। तारीख थी 1 जुलाई 1909। और उस समय क्या हो रहा था? एक समारोह हो रहा था, क्योंकि ये ना ऐसा नहीं है कि छुप करके मारते थे, एकदम भीड़ में सबके सामने, और उसमें मतलब दंदनाते हुए ऐसे चले जाना अपने आप में कितनी बड़ी चीज थी। तो 1 जुलाई 1909 को इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एट होम समारोह चल रहा था, और इसी एट होम समारोह में करजन वायली उपस्थित था। और इस करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने यहां पर कर दी। और
इसी केस के तहत मदनलाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंट विले जेल में मृत्यु दंड दी गई थी। यानी कि इनको मृत्यु दंड कहां दिया गया? लंदन में मृत्यु दंड दिया गया। और ये लोग न्याय करने में देर नहीं करते थे। मतलब 1 जुलाई को ये केस हुआ है और 17 अगस्त 1909 को ही इन्हें फांसी की सजा दे दी गई लंदन में मदनलाल ढींगरा को। ठीक है, ये ध्यान देना। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको बताना है लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? क्योंकि भारत में भी इंडियन होम रूल लीग थी, यहां इंडियन होम रूल सोसाइटी के नाम से इसको बताया गया है। तो आपको बताना है कि लंदन में इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ए एनी बेसेंट, बी बीजी तिलक, सी एम के यानी कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, सी श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो फटाफट बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या है। आंसर आपने सुना ही होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और स्थापना करने का जो समय था वो था फरवरी 1905। ठीक है, 1905 में इस संस्था की स्थापना लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा एक क्रांतिकारी नेता थे और इन्होंने भारत से बाहर रह करके तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। इसी के तहत इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भी की। ठीक है, इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस क्या करता था समझो जरा, कि तमाम ऐसे जो आंदोलनकारी थे जो कि भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन करना चाहते थे बाहर रह करके, तो लंदन में ऐसे लोगों को इंडिया हाउस में शरण मिलती थी, वो यहाँ रह सकते थे और वहां रह करके वहां की एक्चुअली ये आप कहोगे ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि हम जिस देश के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं उसी देश में चला रहे हैं। इसके पीछे कारण समझिए। कारण ये था कि ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन की जनता को और बाकी दुनिया को ये बता रखा था कि वे भारत का शोषण नहीं कर रहे हैं बल्कि वो भारत को सिविलाइज बना रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं। तो ये जो क्रांतिकारी हमारे नेता थे ये लंदन और पेरिस में और अमेरिका में रह करके वहां की जनता को और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि ब्रिटेन जैसा कहता है वैसा करता नहीं है। तो ये तमाम उन नीतियों के माध्यम से, जिन नीतियों के द्वारा ब्रिटेन भारत की जनता का शोषण कर रहे थे, उन्हीं नीतियों को समाचार पत्रों के माध्यम से, समारोहों के माध्यम से ब्रिटेन की जनता को और वेस्टर्न वर्ल्ड को ब्रिटेन की हकीकत, असलियत बताने का काम कर रहे थे। शायद ये आवाज भारत से वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए बाहर रह करके, भारत से बाहर रह करके इन क्रांतिकारी नेताओं ने दुनिया के कानों तक ब्रिटेन के शोषण की आवाज पहुंचाई। निश्चित तौर पर ब्रिटेन पर फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव बना होगा जिससे हमें आजादी प्राप्त होने में सहायता मिली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये जान लो कि भारत का तिरंगा फैलाने वाली पहले जो इंसान है वो महिला थी। ये थोड़ा अंडरलाइन करने वाली बात है कि विमेन सी वो पहली पर्सनैलिटी थी जिसने भारत का तिरंगा फहराया। तो इनमें से वो कौन थी? ए अरुणा आसफ अली, बी भीकाजी रुस्तम कामा, सी दुर्गा भाभी, डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो नाम है बी भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। इनको कहते हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। पारसी समुदाय से बिलोंग करती थी। इन्होंने सबसे पहले जो झंडा फैलाया भारत की पहचान के लिए, वो झंडा था तिरंगा। और ये जो भीकाजी कामा है ये इंडिया होम रूल सोसाइटी के जो संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, उन श्याम जी कृष्ण वर्मा जिनके बारे में मैंने अभी बात की, उनकी सहयोगी थी। ठीक है, 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया। ये महाराष्ट्र में एक पारसी समुदाय में जन्मी थी, पारसी परिवार में, लेकिन 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया और यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन चलाए और ब्रिटिश सरकार की शोषण के बारे में दुनिया को बताने का प्रयास किया। और इन्होंने अपने क्रांतिकारी प्रचारों के द्वारा
असली रूप जो है वो दिखाया दुनिया को, ठीक है। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, पेरिस में 1907 में, सॉरी जर्मनी में, सॉरी ये रहती पेरिस में थी लेकिन जर्मनी में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड, ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ड में एक अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। बहुत ध्यान देना, ये रहती कहां थी, भारत से जब ये चली गई तो ये पेरिस में रहती थी, लेकिन उसी समय जर्मनी में 1907 ईस्वी में एक सम्मेलन आयोजन हुआ जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का ये जो सम्मेलन था उसमें मैडम भीकाजी कामा ने हिस्सेदारी की, भागीदारी की, और इसी में इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध वहां पर अपनी बात रखी, वहां पर बताया, और साथ ही साथ इन्होंने एक भाषण दिया, और यहीं पर इन्होंने भारत की तरफ से एक झंडा फहराया। और भारत की तरफ से झंडा फहराने का मतलब था भारत की एक अलग पहचान जो ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि भारत में ब्रिटिश झंडा फहराया जाता था, इन्होंने भारत की तरफ से भारत का झंडा जो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक था, और उस झंडे का रंग था हरा, पीला और लाल, हरा, पीला और लाल रंग का ये जो तिरंगा है ये सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने अगस्त 1907 में फहराया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, ठीक है। तो मैडम भीकाजी कामा से एक प्रश्न और आएगा, अगला प्रश्न उनके बारे में और ज्यादा बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो आप आइडिया लगा ही चुके होंगे, ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी रमाबाई, डी भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, भारतीय क्रांति की मां इनको कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इनको क्यों कहा जाता है उसके बारे में और ज्यादा विस्तार आगे हम बताएंगे। आंसर आपको पता चल चुका है, भीकाजी कामा। तो भीकाजी कामा भारत की क्रांति की मां या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कही जाती हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो इनका योगदान था, कैसे इन्होंने भारत से बाहर रह करके अलग अलग स्थानों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध जो जागरूकता से आवाज उठाई, उसके कारण इन्हें ये प्रतिष्ठा दी गई। और जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने पहली बार भारत का झंडा फहराया अंतरराष्ट्रीय मंच पर, और इतना ही नहीं, मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस, फ्रांस के पेरिस में वंदे मातरम नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। पेरिस से वंदे मातरम, वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किया। तो इनके तमाम योगदान के कारण ही इन्हें द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न भी मैडम भीकाजी कामा से है। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये तो गलत हो गया, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि पेरिस में नहीं बल्कि जर्मनी में, और जर्मनी में वो स्थान कहाँ था, स्टुटगार्ट। देखो यहां पर जो 1907 का समय है ना, तो 1907 का समय वो समय है जब फ्रांस में जो एक प्रकार से मतलब हम कह सकते हैं कि ये वो टाइम है जब नेपोलियन फ्रांस की राजनीति में एक तरह से शामिल हो चुका था। जब, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो गई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब ये 1907 में ये रेवोल्यूशन, ये सम्मेलन हुआ था और जर्मनी में इन्होंने कहा था, उस समय जो जर्मनी है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट जर्मनी में एक एटमॉस्फेयर था, इसीलिए उन्होंने जर्मनी में रह करके ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये वाला कथन गलत है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, बिल्कुल सही है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के माता पिता पारसी थे, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही हैं, ठीक है। 2 और 3 सही हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे उनकी निजी सचिव के रूप में काम किया है
इन्होंने, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भी पारसी ही थे और ये भीकाजी कामा भी पारसी थी, तो ये उनकी निजी सचिव के तौर पर काम करती थी और इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार से संबंधित थी। 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया, यूरोप के विभिन्न देशों की यात्रा करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी विचारों का प्रदर्शन करती रही और इन्होंने, बाकी सब इनके बारे में सही है, केवल एक गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. रॉय में क्या बात समान थी? यहां पर देखो नाम है भीकाजी रुस्तम कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. रॉय, इनमें समानता, ये चार नाम हैं, इन चार नामों में कौन सी बात ऐसी है जो समान है? ठीक है, एक जैसी है। ए, सभी अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। बी, क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और शेष सभी मंत्री थे। सी, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। डी, वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे या दोषी थे। अब इनमें से कोई एक कथन है जो चारों के बारे में समान हो। इनमें से कई कथन है जो एक के बारे में सही है दूसरे पर लागू नहीं होते, दूसरे के बारे में सही है तो तीसरे पर लागू नहीं होते, पर कोई एक कथन ऐसा है जो चारों नामों पर लागू होता है और वो है सी, कि ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर अनेक देशों में रह करके इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बेहद सराहनीय कार्य किया है। चलो देख लेते हैं शॉर्ट में कि इन नेताओं ने कहां कहां क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो मैं, ये जो भीकाजी कामा थी, भीकाजी कामा ने लंदन, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को में भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। एम बरकतुल्ला गदर पार्टी के नेता थे तथा ये अमेरिका जो के कैलिफोर्निया से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दे रहे थे, जबकि वी.एस. अय्यर पेरिस से क्रांतिकारी आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे। एम.एन. रॉय ने ज्यादातर मॉस्को में समय बिताया, ये मॉस्को के साम्यवादी आंदोलन से प्रभावित थे और भारत में साम्यवादी आंदोलन को आरंभ करने का जो श्रेय है वो एम.एन. रॉय को ही जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी के लिए तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न, गदर क्या था? ठीक है, तो गदर एक प्रेम कथा फिल्म भी थी, यहां तो उसका संबंध नहीं है, हालांकि कहानी जो है वो गदर प्रेम कथा की कहानी भारत के विभाजन के बाद की है और ये कहानी भारत में ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो आंदोलन हुए, यानी कि गदर का संबंध किससे है? जो ब्रिटिश कालीन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है। लेकिन है क्या ये? ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ है जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बी, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। सी, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। डी, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यह भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। बहुत महत्वपूर्ण था, इसी के आधार पर गदर आंदोलन चलाया गया, इसका प्रभाव पंजाब में काफी ज्यादा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। ये जो गदर पार्टी के नाम से अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों को संगठित करने का काम किया। कहां पर? अमेरिका और कनाडा में बसने वाले भारतीयों को संगठित किया इस गदर आंदोलन के नाम से। और गदर आंदोलन की जो स्थापना है किसने की थी? लाला हरदयाल। किसका नाम जुड़ा है इससे? लाला हरदयाल। हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल से इसका नाम जुड़ा है। और ये जो लाला हरदयाल है ये पंजाब के एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने ही 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की और इस गदर पार्टी की गतिविधियों के आधार पर ही इसे गदर आंदोलन कहा गया था। और ध्यान दीजिएगा, ये जो लाला हरदयाल है ना, ये 1911 से ही कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में
एक टीचिंग का काम करते थे। लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र ये गदर पार्टी के मुख्य नेता थे। और गदर पार्टी का जो हेड क्वार्टर था, हेड ऑफिस था, वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, और आगे बताएंगे, इन्होंने गदर पत्रिका भी चलाई कई भाषाओं में। निम्न में से निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। किसका संबंध था किसे? गदर पार्टी से। ठीक है, ये नाम आपको बताना है। 3 नाम आपके सामने हैं, इन तीनों में से आपका संबंध, किसका संबंध गदर पार्टी से था। ठीक है, तो बारिंद कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस, इन तीनों में से आप देखेंगे तो केवल रास बिहारी बोस, यानी कि केवल इसमें जो है डी सही आंसर होगा। केवल रास बिहारी बोस का संबंध था गदर पार्टी से, बाकियों का नहीं था, क्योंकि रास बिहारी बोस गदर आंदोलन के आयोजकों में प्रमुख रूप से जाने जाते थे। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना के बारे में पीछे मैंने बता ही दिया है आपको। इस जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे, संस्थापक दूसरे बताए, संस्थापक अध्यक्ष थे वो सरदार मोहन सिंह, सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, और बारिंद कुमार घोष जो है, बारिंद कुमार घोष का संबंध बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन से था, जो युगांतर के संस्थापक थे। ठीक है, ये युगांतर के संस्थापक थे और इनका संबंध बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से था, ना कि गदर से। ठीक है, इसके अलावा जो जोगेश चंद्र बनर्जी हैं, इनका संबंध किससे था? इनका संबंध जो है अनुशीलन समिति से था। इनका संबंध अनुशीलन समिति से था और इनका संबंध गदर से था। ठीक है, तो आंसर डी केवल तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्न में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह आरंभ करने का केंद्र बनाया? मतलब जो अमेरिका में जो गदर पार्टी स्थापित हुई सैन फ्रांसिस्को में, उसका केंद्र बनाया गया, तो भारत के किस प्रांत को आधार बनाकर के आंदोलन हुआ? आप अंदाजा लगा चुके होंगे, पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं बिहार। पंजाब, क्योंकि ज्यादातर पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलनकारी नेता इससे जुड़े हुए थे, इसलिए इनके जो आंदोलन का केंद्र था वो पंजाब ही था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1900, बहुत ध्यान से समझना, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस गदर पार्टी का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल के अलावा रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप आदि इस पार्टी से, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना करके एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम था गदर। गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र जो होते हैं ये वीकली, यानी कि हफ्ते में एक बार निकाले जाते हैं। और ये गदर जो है किस किस भाषा में, ये साप्ताहिक पत्र कितनी भाषा में निकाला गया था? ध्यान दीजिएगा, ये उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती भाषाओं में, यानी कि मल्टीपल भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके विचारों को समझें और इनका समर्थन करें। ठीक है, और इसका एक प्रकाशन जो है पख्तूनी भाषा में भी किया गया था, एक फैक्ट है ये। और इसका, इस पत्रिका का उद्देश्य था भारत में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना उत्पन्न करना और उन्हें क्रांति के लिए तैयार करना अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनी प्रावधानों को, जिन्हें वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा? यह युद्ध कौन सा है बच्चों? यह प्रथम विश्व युद्ध है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जिसने जो कानून प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के लिए बनाए गए थे, वही कानून 1915 में पंजाब में गदर आंदोलन के विरुद्ध भी इस्तेमाल किए थे। ठीक है, यानी कि युद्ध के समय बनाए गए कानून का प्रयोग, युद्ध के समाप्त होने, युद्ध के लिए बनाए गए कानून का प्रयोग भारत में आंतरिक स्तर पर गदर आंदोलन के लिए भी इस्तेमाल किया। कौन था वो नाम?
ए लॉर्ड कारमाइकल, बी सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक, सी लॉर्ड हार्डिंग और डी विलियम बेंटिंग। तो नाम है लॉर्ड हार्डिंग। ये वही हार्डिंग है जिस पर दिल्ली दरबार के समय बम फेंका गया था, लेकिन ये बच निकला था। ठीक है, तो उसी लॉर्ड हार्डिंग ने ये काम किया है। और इस लॉर्ड हार्डिंग के इसके बारे में थोड़ा और जान लें कि जब देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत का जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। इसको भूलना नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था? 1914 से लेकर के 1919 तक, ये 5 साल चला। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। तो ये जो लॉर्ड हार्डिंग था, ये वास्तव में लॉर्ड हार्डिंग ने भारत में ये प्रावधान शुरू किए कि जो 1915 में जो गदर आंदोलन पंजाब में था, उस गदर आंदोलन को उन्हीं कानून से कंट्रोल किया जाएगा जिन कानून से युद्ध के दौरान लागू किए जाते थे। यानी कि युद्ध कालीन कानूनों को आंतरिक स्तर पर विद्रोहों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है कि उसमें हिंसा का ज्यादा प्रयोग इसने किया था। ठीक है, और इसी के समय में जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और इसी के समय में जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी, कलकत्ता से भारत आई। इसी के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और इसी के समय में जो इस पर बम फेंका गया था, जिसमें जो है तमाम जो नेता थे वो पकड़े गए थे। इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? ये कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। ठीक है, एक जहाज का नाम है। ये घटना से संबंधित कौन है? ए सरदार अजीत सिंह, बी बाबा गुरदीप सिंह, सी वीडी सावरकर और डी सरदार भगत सिंह। कामागाटा मारू प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण था। इस प्रकरण ने एक तरह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को और ज्यादा उत्तेजित कर दिया था। तो इसका संबंध था बाबा गुरदीप सिंह या बाबा गुरदीप सिंह से इसका संबंध था। और ये घटना जो है 1914 की है। कामागाटा मारू घटना 1914। घटना के क्रम भी पूछे जाते हैं ना राष्ट्रीय आंदोलन के। ये घटना 1914 की है, जब कामागाटा मारू नामक जहाज सिंगापुर से 376 यात्रियों को लेकर के कनाडा के लिए रवाना हुआ। और कनाडा के समुद्री तट पर पहुंचने के बाद कनाडा, कितनी लंबी जर्नी आप मैप में देखेंगे। सिंगापुर से कनाडा की एक लंबी और थकाऊ यात्रा करके जब ये 376 यात्री पहुंचे तो कनाडा की सरकार ने इनके जहाज को अपने तटों पर लगने से रोक दिया, क्योंकि कनाडा सरकार ने उस समय एक नियम बनाया था कि जो भारतीय सीधे भारत से कनाडा नहीं आएंगे उनको कनाडा में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव को पास नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को पास नहीं किया। तो सिंगापुर से जब ये जहाज चला तो उनको ये यकीन था कि कनाडा में प्रवेश मिल जाएगा, क्योंकि कनाडा में प्रवेश के मुद्दे को लेकर के जो कनाडा सरकार, न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके अकॉर्डिंग अब बाहर से आए हुए व्यक्ति भी कनाडा में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कनाडा सरकार ने तुरंत अपना स्टैंड बदल दिया और इन्होंने ये कहा कि ये जहाज बंदरगाह पर नहीं लगेगा, यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया। इतनी थकाऊ यात्रा करने के बाद राशन पानी सब खत्म हो चुका था। बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में ये लोग वापस कलकत्ता पोर्ट पर पहुंचे। काफी लोग मारे गए भूख प्यास से, कई लोग आपस में झगड़ के और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ हिंसा में मारे गए। और इस घटना की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था शोर कमेटी। ठीक है, शोर कमेटी के नाम से ये बनाई गई ताकि वह इस घटना की जांच करे। और इस शोर कमेटी के जो सदस्य थे वे थे हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। आज के यूनिट ये एक और इंफॉर्मेशन बच्चों आपके लिए, टीजीटी पीजीटी के जो रेगुलर बैच चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी के लिए, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो रेगुलर बैच चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के, उनके बारे में ये जानकारी आपको दी जा रही है। उन बच्चों के लिए जो आने वाली
एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, नॉट फॉर टीजीटी पीजीटी बट इसमें नेट जेआरएफ को भी टारगेट किया जाता है, जो कि साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। तो आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी वेल्टी सबके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास है सुबह 7:30 से 9 बजे, उसके बाद फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पर चल रही हैं। सीधे लाइव किया जाएगा क्लास को ही, क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को सीधे ऑनलाइन किया जाएगा। तो जो भी है जहां पर भी है देश के कोने कोने तक वो इसका लाभ उठा लीजिए, उठा रहे हैं। कई बच्चे देश के दूर दूर के कोने से ऑलरेडी इस बैच से जुड़ चुके हैं और वो दूर बैठ करके इसका फायदा उठा रहे हैं। अदर स्टेट के जो एग्जाम होंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको भी इसमें ऐड किया जा रहा है। बच्चों बहुत ध्यान से, इसमें वीडियो और ऑडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे, ई नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि जो क्लास पीडीएफ जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वो सारे नोट्स आपको मिलेंगे। 2 साल की 3 साल की रेगुलर बैच की वैलिडिटी 3 साल की है, क्रैश कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की। तो 3 साल की वैलिडिटी यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ये पूरा मैटर रिकॉर्डेड पीडीएफ में आपके पास रहेगा 3 साल के लिए, चाहे आप ऑनलाइन पर हो या ऑफलाइन में हो। और इसी में मॉक टेस्ट क्विज वगैरह होंगे। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ज्यादा और जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर जा सकते हैं 9452141680 पर कांटेक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले से तैयारी रखेंगे तभी आने वाली वैकेंसी में आप अपने लिए सीट फिक्स कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर आंदोलन क्यों शुरू हुआ? ए, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी से के कारण, बी, कामागाटा मारू घटना से, सी, प्रथम महायुद्ध के आरंभ होने से, डी, करतार सिंह सराभा को फांसी देने से। इनमें से वो कौन सी घटना है जिसने गदर आंदोलन को स्टिमुलेट करने का कार्य किया, गदर आंदोलन को भड़काने का काम किया? तो वो घटना थी प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि अमेरिका से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी और जब 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया, उसमें इस विश्व युद्ध में अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ हो गया, तो फिर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया और इस युद्ध में ब्रिटेन ने जब भारत को भी शामिल करने की बात की और क्रांतिकारियों को इस बात का आभास हुआ कि जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त है, यही वो समय है जब ब्रिटेन पर दबाव बना करके हम भारत की राष्ट्रीयता को प्राप्त कर सकते हैं, आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में इस घटना को ध्यान में रखते हुए यह क्रांति तेजी से बढ़ी। आज के सेशन में बस 17 प्रश्न थे, क्योंकि इसके बाद एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 17 प्रश्न रखे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिस का, उसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 चरण थे। पहला चरण कहां से कहां तक? पहला चरण है जहां से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि 1885 से शुरू होता है और यह आंदोलन चलता है फिर इन घटनाओं के साथ। उसके बाद 1915 से लेकर के 1935 तक फिर अगला चरण शुरू हो जाता है और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर तीसरे चरण पर। 3 चरणों में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हुआ था। तो पहला चरण हमने पढ़ लिया, दूसरे चरण से कल प्रश्न आपको अगले सेट में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।